आपके माँ बाप ने आपको क्या सिखाया है? शायद उन्होंने बताया होगा कि पढ़ाई करो, एक अच्छी सी नौकरी पाओ और पैसा कमाओ। पर क्या आपको कभी पैसे के बारे में सिखाया गया है? स्कूल में पैसे के बारे में आपने क्या सीखा? शायद कुछ नहीं। पर इसमें फिक्र करने वाली बात नहीं है, ये सबके साथ होता है। हम सब ने ये अनुभव की है कि हमें पैसे के बारे में ठीक से नहीं सिखाया गया। लेकिन असली सच्चाई है कि अमीर लोग एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचते हैं, लेकिन कैसे? सो वेलकम टू दिस वीडियो, जहां मैं आपको रॉबर्ट कियोसाकी की बेस्ट सेलर रिच डैड पुअर डैड के महत्वपूर्ण लेसन्स के बारे में गाइड करूंगा। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दे। चलो मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। यह है 9 साल के रॉबर्ट कियोसाकी की कहानी। 1950s में शुरू हुई है। रॉबर्ट और उसके दोस्त माइक दोनों ही जिज्ञासा से भरे हुए बच्चे थे। जब वो बड़े होंगे तो अमीर बन के बहुत पैसा कमाना चाहते थे, लेकिन ये तो उनको पता ही नहीं था कि वो कैसे कर सकते हैं। तो एक दिन जब उन्होंने टूथपेस्ट ट्यूब्स को पिघलाकर सिक्के बनाने के प्रयास कर रहे थे, तब उन दोनों ने अपने डैड से सलाह मांगी। वो पूछने गए कि वो कैसे अमीर बन सकते हैं। अब शायद समझ गए होंगे कि रॉबर्ट के पढ़े लिखे लेकिन गरीब डैड ने क्या कहा। स्कूल जाओ, पढ़ाई करो और एक अच्छी नौकरी ढूंढो। ये तो हम सबको पता है, लेकिन ये सलाह गलत है। अगर आप ऐसी सलाह पर चले तो आप पूरी ज़िंदगी अपने मेहनत से अपनी सैलरी बढ़ाने में लगा देंगे, जबकि दूसरे लोग जैसे कि सरकार, बिल कलेक्टर्स और आपके बॉसेस आपके मेहनत का अधिकांश हिस्सा ले लेंगे। दूसरे शब्दों में रॉबर्ट के गरीब डैड ने कहा था कि रैट रेस में शामिल हो जाओ, वो अनंत ऋतु जिसमें आप खुद के लिए नहीं बल्कि सबके लिए काम करते हो। अभी भी कई लोग गरीब डैड की सलाह पर चलते हैं, लेकिन वो लोग इसीलिए करते हैं क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आता कि समाज ने उनसे क्या उम्मीद रखती है। हमारे लिए एक अच्छी नौकरी ही अमीर होने का रास्ता है, ये हमें बताया गया है। इसीलिए हम बचपन से मेहनत करते हैं और बड़े होकर भी ज़्यादा मेहनत करते हैं। पर इसमें क्या हुआ? हम गरीब से बच सकते हैं, लेकिन हम अमीर भी नहीं बन सकते। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों को ये मंत्र नहीं सिखाते। वो लोग जानते हैं कि पैसा कैसे बनाया जाता है, कैसे बढ़ाया जाता है और कैसे संभाला जाता है। अमीर लोग दूसरे शब्दों में जैसे कि माइक के डैड, जो दोनों बच्चों के लिए एक फिनेंशियल मेंटोर भी बन गए। अब सवाल यह है, तो माइक के डैड ने क्या सुझाव दिया? शुरुआत में कुछ नहीं। उन्होंने यंग कियोसाकी से एक सौदा किया। वो जो 10 सेंट्स की घटाकर रेट पर काम करके पैसा कमाने के बारे में जानता था। रॉबर्ट ने सौदा मान लिया, लेकिन कुछ हफ्ते काम करने के बाद जब उसने कम सैलरी मिलती देखी तो वो अपने अमीर डैड के पास लौट आया, गुस्से भरी हुई। तुमने मुझे एक्सप्लॉयट किया है, उसने कहा, और तुमने अपना वादा भी नहीं निभाया। तुमने मुझे इतने हफ्तों में पैसे के बारे में कुछ नहीं सिखाया। लेकिन वहाँ वो था, उसके पहला सबक। उसके नए मेंटोर ने एक हल्की मुस्कुराहट के साथ दिया। रॉबर्ट कियोसाकी ने अभी सीखा कि ज़िंदगी अक्सर आपको टकराती है, और उसने सीखा कि पैसे के लिए काम करके आप अमीर तो नहीं हो सकते। इसीलिए अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। तो आप खुद से पूछ सकते हैं, अगर अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते तो अमीर कैसे होते हैं? चोरी करके शायद, या फिर लॉटरी जीतकर? चलो इस सवाल का जवाब ही दे देते हैं। मतलब ना चोरी करके और ना लॉटरी जीतकर। तो सवाल अब ये है, अमीर लोग अमीर कैसे बनते हैं? उनका पैसा उनके लिए काम करता है। वो अपनी पूरी इनकम को महंगाई और व्यर्थ खर्चों पर नहीं उड़ाते, बल्कि उसका एक हिस्सा अलग अलग प्रकार की एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं। और फिर पैसे के लिए काम करने के बजाय उन्होंने अपने एसेट्स को पैसा कमाने का जरिया करता है। पर चलो हम थोड़ा सा पीछे हट जाते हैं। रॉबर्ट सिर्फ एक बच्चा है और उसके शब्दों में एसेट्स का कोई स्थान नहीं था। लेकिन माइक के डैड यानी अमीर डैड सब बदलने वाले थे। एक दिन उन्होंने बच्चों को बिठाकर उन्हें समझाया कि अमीर लोग एसेट्स खरीदते हैं, जबकि कम धनवान लोग लायबिलिटीज़ खरीदते हैं। ज़्यादातर गलतफहमी में कि वो एसेट्स ही हैं। सच्चाई यह है कि उन्होंने समझाया कि एसेट्स वो कुछ होता है जो तुम्हारे जेब में पैसा डालता है। लायबिलिटी दूसरी तरफ वो होता है जो पैसा तुम्हारे जेब से निकालता है। ये अंतर बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत से लोग इसे सही नहीं समझते। तो चलो एक उदाहरण देखते हैं। एक घर अक्सर एक एसेट्स समझा जाता है, लेकिन असल में ये एक बड़ा लायबिलिटी होता है। एक घर खरीदने का मतलब होता है कि अपनी पूरी ज़िंदगी 30 साल के होम लोन और प्रॉपर्टी टैक्स भरते रहना। मतलब ये है कि तुम्हारे जेब से पैसा निकालता है। एक होम लोन से खरीदा घर तुम्हारे खिलाफ 2 तरीके से काम करता है।
पहले तुम्हें हर महीने बड़ा खर्चा उठाना पड़ेगा अगले 360 महीने तक, और ये लायबिलिटी का एक साफ संकेत है। दूसरा, वो 360 पेमेंट्स तुम किसी और तरह के ज़्यादा मुनाफा वाले एसेट्स में इन्वेस्ट कर सकते थे जो तुम्हारे जेब में पैसा डालते। रिच डैड ने दोनों बच्चों के लिए ये सबक इतना सीधा रूप से दिया। अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो बस सही एसेट्स को पहचानो और उन्हें खरीदो। लेकिन अगर तुम अपनी ज़िंदगी भर लायबिलिटीज़ खरीदते रहोगे तो तुम कभी अमीर नहीं बन पाओगे। रिच डैड ने समझाया कि एक गरीब व्यक्ति की सैलरी सीधे तुरंत खर्चों को ढक लेती है, जैसे किराया, टैक्स और खाना। एक मिडिल क्लास व्यक्ति की सैलरी भी लगभग वही चीज़ ढक लेती है। साथ ही साथ लायबिलिटीज़ जैसे कि होम लोन, स्कूल का कर्ज, क्रेडिट कार्ड्स और दूसरे तरह के कर्ज। लेकिन अमीर लोग क्या करते हैं? उन्हें सैलरी की ज़रूरत नहीं होती। उनके एसेट्स उनके लिए काफ़ी पैसा लाकर देते हैं और अक्सर उन्हें दोबारा इन्वेस्ट करने के लिए बचाता भी है, जैसे कि स्टॉक्स, बॉन्ड्स या किराएदार को दिए गए रियल एस्टेट्स। उस री इन्वेस्टमेंट का परिणाम यह है कि उनकी इनकम फिर से बढ़ती है, मतलब कि अमीर लोग अमीर ही बनते जाते हैं। ये इतना महत्वपूर्ण है कि मैं इसे एक बार और कहने जा रहा हूँ। अगर तुम अपनी लायबिलिटीज़ और खर्चों को कम रखो तो तुम बचा हुआ पैसा एसेट्स में इन्वेस्ट कर सकते हो और अपने पैसे को तुम्हारे लिए काम करने दे सकते हो। ये करके जल्दी ही तुम खुद को छोटी मोटी धन संपत्ति जमा करते हुए देखोगे। आपको लग सकता है कि अब विरोध करने का वक्त आ गया है। हाँ, आसान है शुरुआत के रैट रेस जॉब्स को क्रिटिसाइज करना और लोगों को एसेट्स एक्वायर करने की सलाह देना, लेकिन अगर आपके पास पहले से नौकरी नहीं है तो आप उन एसेट्स को कैसे खरीदोगे? क्या पैसा आसमान से गिरेंगे? बिल्कुल नहीं। कोई आपसे कह रहा है कि आप अपनी दिन की नौकरी छोड़ दें, कम से कम अभी नहीं। लेकिन जो कियोसाकी कहते हैं वो है अपना अपना धंधा देखो। अब ये नहीं कहना कि आप दूसरों की ज़िंदगी में दखल अंदाज हैं, कम से कम अभी नहीं। ये बस ये है कि अपने पैसे को ध्यान रखो और पैसा अपने बॉस के लिए नहीं बल्कि अपने लिए कमाओ। दूसरे शब्दों में अपना अपना धंधा देखना मतलब है कि आप अपने एसेट्स को पोर्टफोलियो से पैसे कमाएं, प्रमोशंस, बोनस और इंक्रीमेंट से नहीं। जब बात आती है व्यक्तिगत वीटा की तो अंतर होता है आपके प्रोफेशन और बिजनेस में। आपका प्रोफेशन वो होता है जो आप 40 घंटे हर हफ्ते करके बिल्स चुका के, ग्रॉसरी खरीदने और दूसरे जीवन खर्चों को ढकने के लिए करते हैं। यूजुअली इसमें आपको कोई खास शीर्षक भी मिलता है, जैसे कि रेस्टोरेंट ओनर या सेल्स मैनेजर। लेकिन आपका बिजनेस दूसरी तरफ वो होता है जिसमें आप वक्त और पैसा इन्वेस्ट करते हैं अपने एसेट्स को बढ़ाने के लिए। तो ये रॉबर्ट की आर्थिक सफलता की ओर कैसे जुड़ता है? जब वो छोटे थे तो उनके गरीब डैड ने उन्हें सलाह दी थी कि सुरक्षित और अच्छी सैलरी वाली नौकरी ढूंढे, लेकिन उनके अमीर डैड दूसरी तरफ उन्हें एसेट्स खरीदने की सलाह दी। क्या आप बता सकते हैं रॉबर्ट ने कौन सी डैड की सलाह मान ली? ऑफ कोर्स रिच डैड की। रॉबर्ट ने 9 साल की उम्र में अपना पहला बिजनेस शुरू किया, जिसमें उन्होंने अपने दोस्त की बहन के किराएदार के बच्चों को कॉमिक्स किराए पर देते थे। दूसरे लोग काम करते थे, वो बस पैसा इकट्ठा करता था। जब वो बड़े हो गए तो उन्होंने दिन की नौकरी भी की। असल में वो बड़े कंपनीज जैसे कि जेरोक्स और स्टैंडर्ड ऑयल ऑफ कैलिफोर्निया के कर्मचारी के रूप में लंबे समय तक काम किया, लेकिन इसी बीच वो अपनी खर्चों और लायबिलिटीज़ को कम रखा। अपनी सैलरी जो बचती थी उसमें इन्वेस्ट किया और एक सेहतमंद पोर्टफोलियो बनाया जिसमें इनकम प्रोड्यूस करने वाले एसेट्स थे। यही से कियोसाकी ने अपना अपना धंधा देखना सीखा। हाँ, उसके पास एक नौकरी भी थी, लेकिन जो उसको असल में अमीर बनाया वो था उसका एसेट्स। उस समय जो वो कंपनीज के लिए काम करता था और अपनी कमाई को इन्वेस्ट करता था, उसने अपना एसेट्स को अपने कर्मचारियों की तरह सोचा। हर एक डॉलर जो वो एसेट्स में लगाता था उसके लिए काम करता था। तो अगर आप अमीर बनना चाहते हो तो आप वही एटीट्यूड अपनाएं। ज़्यादातर कीमत वह आपको सचमुच अमीर नहीं बनाएगी, चाहे प्रमोशंस और बोनस भी मिल जाए। लेकिन जो आपकी सैलरी कर सकती है वही है कि आप एसेट्स खरीद सकते हैं जो आपको अमीर बनाए। सिक्का यह है कि अपने प्रोफेशंस और बिजनेस के बीच अंतर को समझना सीखिए, क्योंकि सिर्फ एक आपको अमीर बनाएगा और आप जानते हैं कि वो क्या है। जब रॉबर्ट स्कूल में था उसको रॉबिन हुड की कहानी बहुत पसंद थी। रॉबिन हुड और उसके मैरी मैन जो अमीर लोगों से चुरा कर गरीबों को देते थे, उसे बहुत रौनक भरी लगती थी। लेकिन रॉबर्ट के अमीर डैड को ये कहानी पसंद नहीं थी। उन्हें लगता था कि रॉबिन हुड एक चोर था। अमीर डैड के नज़रिए के मुताबिक रॉबिन हुड की कहानी ने टैक्स सिस्टम को भी बढ़ावा दिया,
जो उन्हें नापसंद था। उनका कहना है कि टैक्स का ज़्यादातर बोझ मध्यम वर्ग उठाता है, यानी मिडिल क्लास, ना कि अमीर लोग। अमीर लोग टैक्स बचाने के लिए कॉरपोरेशन जैसे टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। कॉरपोरेशन से उन्हें टैक्स बचाने की अनुमति होती है, और अगर कॉरपोरेशन फेल हो जाती है तो मालिक लोग सिर्फ अपना इन्वेस्टमेंट खो देते हैं। उनका व्यक्तिगत सामान या घर नहीं छूट जाता। इससे अमीर लोग बिना किसी रिस्क के बड़े आर्थिक फायदे उठा सकते हैं। चलो रॉबर्ट कियोसाकी की कहानी पर लौटते हैं। जब रॉबर्ट और माइक छोटे थे तब रिच डैड ने उन्हें अपने साथ ले लिया और अपने व्यापार के सभी मामलों में पूरी पहुंच दी। उन्होंने उन्हें बैंकर्स, अटॉर्नीज और अकाउंटेंट्स के साथ बैठकर मीटिंग्स में बिठाया और सफलता के लिए एक सफल व्यापारी बनने के सब कुछ समझाया। लड़कों ने बहुत कुछ जल्दी ही सीख लिया, लेकिन जल्दी ही मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा। रिच डैड से सीखे हुए ये स्किल्स उन्हें स्कूल को सीरियसली लेने में मुश्किल बना देते थे। उन्हें बार बार ये बताया गया कि पढ़ाई और मेहनत से सफलता और ध्यान की दिशा में पहुंचा जा सकता है, लेकिन ये विचार किसी के दिमाग में मुश्किल से आता था, सिर्फ रिच डैड के अलावा। बच्चों को बचत और निवेश जैसे विषयों के बारे में सिखाया नहीं जाता, इसीलिए उन्हें कंपाउंड इंटरेस्ट जैसे विषयों के बारे में नहीं पता होता। ये फाइनेंशियल नॉलेज की कमी आज के नौजवानों के लिए समस्या है। बहुत से शिक्षित लोग भी अपने पैसे के साथ गलत फैसला करते हैं। अधिकांश लोगों के पास रिटायरमेंट प्लान नहीं होता। अमेरिका में 50% कामगार बिना पेंशन के हैं और बाकियों में से लगभग 75 से 80% की पेंशन्स भी असफल होती है। तो ये साफ है फाइनेंशियल नॉलेज में कमी है। लेकिन फाइनेंशियल नॉलेज प्राप्त करना कियोसाकी का एक मुख्य सबक है। खुद को शिक्षित करो और एक फाइनेंशियल स्ट्रेटजी शुरू करो। तुम कभी भी अपना धन की यात्रा शुरू कर सकते हो, चाहे तुम्हारी उम्र जो भी हो, पर जितना जल्दी शुरू करो उतना ही अच्छा है। 20 की उम्र में शुरू करने से 30 की उम्र में शुरू करने से तुम्हारी अमीर होने के ज़्यादा चांसेस हैं। 3 स्टेप फॉलो करो। पहले अपने वर्तमान धन की स्थिति का मूल्यांकन करो। दूसरा, अपने लिए लक्ष्य तय करो। और तीसरा, उन तक पहुंचने के लिए ज़रूरी ज्ञान प्राप्त करो। पहले कदम में देखो अपनी वर्तमान धन की स्थिति को सच्चाई से, अपनी नौकरी से अब और भविष्य में कितनी आमदनी हो सकती है, और ये भी देखो कि किस तरह के खर्च को तुम हैंडल कर सकते हो। सच्चाई बोलो और उन पैसे को मत सोचो जो तुम्हारे पास नहीं है। फिर ट्राई करो अपने रियलिस्टिक धन की लक्ष्य, चाहे वो मर्सिडीज हो या कुछ और। 5 साल के अंदर उस तक पहुंचना चाहो। किम कियोसाकी की वाइफ ने 4 साल इंतजार किया और अपनी मर्सिडीज को अपने अपार्टमेंट बिल्डिंग से कमाई हुई रकम से खरीदी। अब बढ़ाओ अपनी फाइनेंशियल बुद्धिमत्ता। ये एक इन्वेस्ट है तुम्हारे लिए, तुम्हारे दिमाग। सीखो पैसे के साथ कैसे डील करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम रिजेक्शन से डरते हो तो कुछ समय के लिए नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में कदम रखो। सैलरी शायद कुछ खास ना मिले, लेकिन तुम्हें सेल्स स्किल्स और कॉन्फिडेंस मिलेगा जो आगे काम आएंगे। खाली समय में फाइनेंशियल शिक्षा को भी सुधारो। सेमिनार्स में इनरोल करो, किताबें पढ़ो और एक्सपर्ट के साथ नेटवर्क बनाओ। अगर तुम अपनी वर्तमान धन की स्थिति बदलना चाहते हो तो तुम्हें अपने फाइनेंशियल मामलों को अलग तरीके से संभालना पड़ेगा। सबसे बड़ा बदलाव जो तुम्हें करना होगा वह है हिम्मत के रिस्क लेने की सीखना। असली दुनिया में अक्सर बुद्धिमान लोग आगे नहीं बढ़ते, बल्कि हिम्मत वाले लोग आगे बढ़ते हैं। चाहे तुम इसे जैसा भी कहो, हिम्मत, साहस, ऑडासिटी, रिस्क लेने के ये हिम्मत अमीर लोगों में एक कॉमन क्वालिटी है। क्योंकि अगर तुम डर को नहीं हराओगे तो ज़िंदगी में बड़े मौके तुम्हारे हाथ से निकल जाएंगे। पढ़ाई करने वाले और बुद्धिमान लोग अक्सर फाइनेंशियल मामलों में लड़ते हैं। उनका समाज से निर्णय का डर उन्हें रैट रेस छोड़कर अमीर बनाने से रोकता है, और उनका पैसा खोने का डर इतना प्रभावशाली होता है कि वो स्टॉक्स या दूसरे एसेट्स में निवेश करने से पीछे हट जाते हैं। फाइनेंशियल बुद्धिमत्ता को 2 मुख्य तत्वों में समेट सकते हैं, ज्ञान और साहस। ये 2 फैक्टर्स ही हैं जो अमीर लोगों को सबसे अलग बनाते हैं। फाइनेंशियल बुद्धिमत्ता अमीर लोगों को किसी भी स्थिति में पैसा बनाने की अनुमति देती है। रिच डैड के व्यावसायिक बैठकों में बैठकर रॉबर्ट और माइक ने एक सबक सीखा। असली दुनिया में सफलता के लिए हिम्मत की ज़रूरत होती है, सिर्फ मेहनत नहीं। जब तुम हिम्मत को वित्तीय ज्ञान के साथ मिलोगे तो तुम मौके को जल्दी पहचान सकते हो और हर एक का फ़ायदा उठा सकते हो। रिस्क का मतलब होता है जब आप अपने पैसे को सेफ और बैलेंस ना रखो, जैसे कि जब आप उन्हें बेसिक चेकिंग और सेविंग्स अकाउंट में बैंक में डालते हो।
जब आप अपने पैसे को स्टॉक्स या बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हो तो ये रिस्कर होता है, लेकिन इनमें बहुत ज़्यादा पैसा बनाने का मौका होता है। कभी कभी जैसे स्टॉक्स में ये बहुत जल्दी भी हो सकता है। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते तो रियल एस्टेट या टैक्स लिनेन सर्टिफिकेट जैसे दूसरे इन्वेस्टमेंट भी है जो आपके पैसे को लंबी चाल में बढ़ाने में मदद करता है। टैक्स लिनेन सर्टिफिकेट्स में इंटरेस्ट रेट 8% से लेकर 30% तक है, जो कि 2013 में अमेरिका की एवरेज सेविंग अकाउंट इंटरेस्ट रेट 0.21% से बहुत ज़्यादा होता है। जितनी ज़्यादा रिटर्न की पोटेंशियल होती है उतना ही ज़्यादा रिस्क भी होता है। जैसे कि स्टॉक्स में कभी कभी आप अपना पूरा इन्वेस्टमेंट भी खो सकते हो, लेकिन अगर आप पहले से ही रिस्क नहीं लेते तो बड़े रिटर्न्स का कोई चांस नहीं मिलता। तो आप देखते हो कि बड़े चांसेस लेने और उन बड़े रिस्क का सामना करने की ज़रूरत होती है ताकि आप बड़ा इनकम शुरू कर सके। अब तक हमें ये सीखने को मिला है कि तुम्हारा पैसा तुम्हारे लिए काम करना चाहिए। हमें फाइनेंशियल इंटेलिजेंस के बारे में सीखना और हमें डेयरिंग होने की अहमियत के बारे में पता चला। लेकिन रिच डैड से एक और ज़रूरी सबक है सीखने के लिए। जब रॉबर्ट कॉलेज से ग्रेजुएट हुआ तो उसने तुरंत एक स्टेडी और अच्छी सैलरी वाला नौकरी ढूंढी। ज़्यादातर लोगों के लिए ये एक ख्वाब का पूरा होने जैसा होता, और यही उनका एडुकेटेड लेकिन गरीब डैड देखता था। मतलब हमें पहले से पता है गरीब डैड ने एक सिक्योर करियर और मेहनती काम को भी अमीर बनाने का एकमात्र तरीका मानता, लेकिन रिच डैड ऐसा नहीं सोचता था, और ना ही रॉबर्ट। लगभग 6 महीने बाद उसने अपनी नौकरी छोड़ दी और मैरीन क्रॉस में शामिल हुआ ताकि वह उड़ना सीख सके। उसके गरीब डैड को हैरत हुई, लेकिन उसके रिच डैड ने उसे बधाई दी। लेकिन क्यों? ना कि वो बेवकूफ़ी को बढ़ावा दे रहा था, बल्कि इसीलिए कि उसने बिल्कुल समझा क्या रॉबर्ट कर रहा था। वो एक स्टेडी सैलरी कमाना नहीं चाहता था, वो सीखना चाहता था। वो कुछ यूज़फुल सीखने वाले काम की तलाश में था। उसके रिच डैड ने उसे समझाया था थोड़ा बहुत हर चीज़ के बारे में जानना किसी के लिए इम्पोर्टेंट है जो पैसा कमाना चाहता है। इसीलिए रॉबर्ट पैसा कमाने के लिए नहीं, सीखने के लिए काम कर रहा था। बाद में पैसा कमाना उसके एसेट्स के लिए होता। गरीब डैड को समझ नहीं आया। उनके नज़रिए में रॉबर्ट का व्यवहार बिल्कुल ऑपोजिट था जैसे लोग पैसा कमाते हैं। देखो, वो एक एकेडमिक इंसान थे, बुद्धिमान और अच्छे शासक भी थे, और एक PhD भी था। उसका जीवन का रास्ता उसे यह सिखाता था कि अमीर होने के लिए स्पेशलाइजेशन की ज़रूरत है, ना कि एक वाइड रेंज की स्किल और नॉलेज। एकेडमिक दुनिया में जितना ज़्यादा तुम ऊपर जाते हो और जितना ज़्यादा तुम सीखते हो उतना ही नैरो होता है तुम्हारा स्टडी का टॉपिक। बहुत सारे लोगों के लिए ऐसे स्पेशलाइज करना सही हो सकता है, लेकिन गरीब डैड को इससे कुछ फ़ायदा नहीं मिला। जिनकी PhD उनकी अर्निंग्स को ज़्यादा बढ़ाने में कभी मदद नहीं की। रिच डैड दूसरी तरफ एक वाइड रेंज की नॉलेज के साथ थे, लेकिन उन्होंने कभी 8वीं कक्षा नहीं पढ़ी। इसीलिए उन्होंने यंग रॉबर्ट और माइक को अपने बिजनेस एम्पायर के अलग अलग डिपार्टमेंट्स में वक्त बिताने को इनकरेज किया। वक्त के साथ उन्होंने रेस्टोरेंट्स और कंस्ट्रक्शन, सेल्स और मार्केटिंग, अकाउंट्स और रिजर्वेशंस में काम किया। लक्ष्य एक सिंगल फील्ड ढूंढने का नहीं था जिसमें वो अपना कैरियर बनाना चाहते थे, बल्कि उन्हें रीच बनने के लिए ज़रूरी स्किल्स और नॉलेज के साथ इक्विप करना था। इसीलिए छठा और आखिरी सबक यह है, सिर्फ पैसा कमाने के लिए काम मत करो, सीखने के लिए काम करना ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहीं पर ख़त्म होती है रॉबर्ट कियोसाकी की बेस्ट सेलिंग बुक रिच डैड पुअर डैड। आशा करता हूँ इस बुक के थ्रू आप कुछ नया सीखेंगे और इस नॉलेज के थ्रू आप अपनी लाइफ में इम्प्रूव करना चाहेंगे। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो पे किसी और टॉपिक के साथ।